हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका जो चैप्टर है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है। बेसिकली हमें जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, उनके बारे में हमें पढ़ना है। जो चैप्टर नंबर 2 था स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने 1990 तक की कहानी समझी। सबसे पहले चैप्टर 1 में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कैसा था उसको देख लिया, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी बेसिकली उसको देख लिया। फिर सेकेंड वाले चैप्टर में 1950 से लेकर 1990 में क्या क्या चीजें हुई उस चीज को समझाए। अब जो 1950 से 1990 वाला जो पूरा दौर था, जो पूरा सिनेरियो था, उसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स हुई, ठीक है। और उन मिस्टेक्स की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस अराइज हुए, मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस अराइज हुए इकोनॉमी में, ठीक है। हमारी इकोनॉमी की कंडीशन जो है वो काफी क्या हो गई थी, नीचे चली गई थी, डाउनफॉल में चली गई थी। अब इसको करना है रिवाइव, और रिवाइव करने के लिए एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए थे। तो इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझेंगे, क्या रिफॉर्म्स हुए, रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या चीजें हुई, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, वो सक्सेसफुल रहा नहीं रहा, इन सारी चीजों को जो है हम लोग बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, दैट इज इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो एक तो हो जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज ये रिफॉर्म्स जो है ये क्यों लाए गए, ठीक है, क्या रीजन था, ये सारी चीजें। रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, देन वी हैव द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तीनों को समझेंगे। एंड अप्रेजल ऑफ जी एलपीजी पॉलिसीज, एलपीजी पॉलिसीज का जो अप्रेजल है दैट इज चीजें कैसी रही, ठीक है, एक क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो करेंगे। देन वील सी दिस टू थिंग्स, दैट इज डीमोनेटाइजेशन एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है। ये दोनों भी जो है ये हमारी इकोनॉमी में अभी अभी आए हैं, मतलब बहुत पुरानी चीज नहीं हुई है ये। तो इनके बारे में समझेंगे कि ये क्या थे, इन पर जो इनकी वजह से जो है इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट हुआ था। ऑल राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट। वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। कुछ 3-4 पार्ट्स में इस पर्टिकुलर जो हमारा पूरा चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ऑल राइट, ओके। सो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बेसिकली इनका जो बहुत नॉर्मल मतलब है वो आप सभी लोगों को पता है। लिबरलाइजेशन क्या था, थोड़ी इकोनॉमी को फ्री बनाओ, रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, राइट। दिस वाज बेसिकली लिबरलाइजेशन का मोटो। प्राइवेटाइजेशन, जो पब्लिक कंपनीज है, इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको प्राइवेटाइज करो, उनको प्राइवेट हैंड्स में दे दो, दैट इज बेसिकली प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी को ओपन अप बनाओ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, इतना जो है रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए, इतना जो है क्लोज्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट मत हो, ठीक है। दीज वर दी 3 रिफॉर्म्स जो कि लाए गए थे। तो बस एक शॉर्ट में इनका मतलब देखें तो लिबरलाइजेशन, इट रिफर्स टू अ रिलैक्सेशन ऑफ द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस इन द एरियाज ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। Privatization, the transfer of ownership, property or business from the government to the private sector is termed as privatization, ठीक है। गवर्नमेंट से जो है कोई भी ओनरशिप किसके पास चले जाना, प्राइवेट सेक्टर के पास में चले जाना, इसे जो है प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द होल इकोनॉमी, ठीक है, या वर्ल्ड इकोनॉमी। ऑलराइट, 1950 से 1990 वाला जो चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमने जो अपनी ट्रेड पॉलिसीज रखी थी वो कैसी रखी थी, रेस्ट्रिक्टिव रखी थी। हाई टेरिफ्स एंड हाई जो है कोटाज एंड ऑल ये सारी चीजें लगाई गई थी। तो उसकी वजह से जो है हम प्रॉपरली जो है फॉरेन सेक्टर में क्या नहीं कर पा रहे थे, ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। तो वही चीज बोली गई कि वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट करो, ऐसे जो है इन सब से काम नहीं चलेगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली जो है इन तीनों का क्या हो जाता है, आपका मीनिंग हो जाता है। Then comes to the what were the reasons for the economic reforms.
अच्छी खासी तो चल रही थी इकोनॉमी कि नहीं चल रही थी, और अगर नहीं चल रही थी तो क्या पर्टिकुलर जो है फॉलआउट्स हम लोगों ने देखे, कहां पर जो है दिक्कतें आई जिसकी वजह से रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ गई। ठीक है, क्योंकि रिफॉर्म्स ना ऐसे ही किसी के भी मन में नहीं आता कि चलो रिफॉर्म करें, कुछ ना कुछ चीजें होती है जिसके पीछे फिर जो है रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं। ऑल राइट, सो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखो हम लोगों ने जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर था, मैं बार बार आपको लास्ट वाले चैप्टर से लिंक करवा रही हूँ क्योंकि सब कुछ वो लास्ट वाले चैप्टर से ही आपको समझ में आएगा कि कहां पर क्या मिस्टेक्स हुई है। तो इफ इन केस अगर आपने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है तो आई विल सजेस्ट इसको भी मत पढ़ो, पहले जाके चैप्टर 2 कंप्लीट करो, उसके बाद में आकर इसको पढ़ना। ठीक है, सो बेसिकली जो हम लोगों ने 1950 टू 1990 में देखा कि इंडिपेंडेंस मिला, सब हुआ, उसके बाद में कौन सा पर्टिकुलर जो है इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, तो दैट वाज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, जिसमें बेसिकली आपका प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों ही थे। ऑल राइट, नाउ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में बोला तो गया था कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है एंड ऑल, लेकिन क्या एक्चुअली में प्रॉपरली मिक्स्ड था? नहीं था। ये चीजें ऑलरेडी पढ़ी है। प्राइवेट सेक्टर को अगर किसी इंडस्ट्री में वो मतलब किसी इंडस्ट्री को वो सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कितना लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ रहा है। अगर वो अपना जो है स्केल को एक्सपांड कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना पड़ रहा है। तो इतने लाइसेंस 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 के पीछे जो है वो उस चीजों में जा ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऐसे ही क्या हो रहा था, डिस्करेज हो रहा था। दूसरी चीज, बहुत सारी जो डोमिनेंट इंडस्ट्रीज है वो किसने रखी? पब्लिक सेक्टर ने। प्राइवेट सेक्टर को बहुत कम इंडस्ट्रीज में जो है से दिया गया था और उनके लिए बहुत कम इंडस्ट्रीज को ओपन अप किया गया था। तो अल्टीमेटली पब्लिक सेक्टर जो है वो हर एक फील्ड में वही वही चमक रहा था। ठीक है, इन दी सेंस की हर एक जगह पर जो है पब्लिक सेक्टर ही वर्क कर रहा था, मेनली प्राइवेट सेक्टर इतना वर्क नहीं कर रहा था। रीजन बीइंग कि उतनी जो है उनके पास में फ्रीडम ही नहीं थी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर है उसका पुअर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। अब देखो स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर है, क्यों पब्लिक सेक्टर नहीं चल पाते हैं? आज की डेट में भी आप देखोगे तो जो भी गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं वो उतने प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते हैं, इन इवन बहुत सारा जो है बहुत ज्यादा वो लॉस में भी चले जाते हैं। लेकिन अगर वही चीज प्राइवेट हैंड्स में चली जाती है तो प्राइवेट सेक्टर जो है या जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो उसको रिवाइव करवा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे का? पहली चीज, गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है? वेलफेयर करना, उनका प्रॉफिट अर्न करना इज नॉट दी मोटिव। ठीक है, तो वो ऐसे पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे जो कि कम कॉस्ट पर या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिल सके। तो अल्टीमेटली उसको मैनेज करने के लिए जो है क्या चीज चाहिए, जो है एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट के वैसे ही बहुत एक्सपेंडिचर होता है तो ऐसा होता है कि वो कई बार जो है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। दूसरी चीज, हम लोग क्या मानते हैं यार, सरकारी नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट है, राइट? क्यों? काम कम करना पड़ता है वहां पर, राइट? पैसे आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी आपके पास में होती है। तो द पर्सन हु इज वर्किंग इन दोज इंस्टीट्यूशंस एंड इन दोज सेक्टर, वो कुछ तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर हम लोग देखें तो अगर हमें भी कहीं पर ऐसे पब्लिक सेक्टर में कुछ काम करवाना हो, हम भी अपना सर पकड़ लेते हैं कि यार अभी जो है गवर्नमेंट का या सरकारी काम है तो इसके चक्कर लगाने ही पड़ेंगे, एक बार में कहाँ होने वाला है ये, राइट? तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं वहां पर उनकी जो एक नॉर्मल वो थिंकिंग बन चुकी है, ठीक है कर लेंगे, क्या है, ऐसा है वैसा है, वो शांति से बैठे हैं। उनको नहीं जो है इतना ज्यादा वो वो है कि नहीं हमें कुछ करना है, तभी हमें, अगर हम टारगेट्स को मीट करेंगे तो ही हमारे जो है वेजेस हमें मिलेंगे, या अगर हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारी सैलरी बढ़ सकती है। ऐसा कुछ भी केस नहीं होता पब्लिक सेक्टर में। तो अकॉर्डिंगली वहां पर जो काम कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल ऐसे ठंडे हो जाते हैं कि ठीक है हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है उनके साइड से कोई इनिशिएटिव्स नहीं आ रहे हैं, ऑलराइट। तो इसी की वजह से जो है पब्लिक सेक्टर जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, और इसीलिए जो है पुअर परफॉर्मेंस जो है वो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। सो द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर की वजह से ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था, अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे थे, रेवेन्यू कम था, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है दिक्कत चालू हो गई। अगर आपका जो है एक हद से ज्यादा अगर एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएं और अगर रेवेन्यू नहीं आएंगे तो एक जो है डेप्थ वाली सिचुएशन आ जाएगी। उस एक्सपेंडिचर को जो है इनकर करने के लिए हमें पैसा कर्ज लेना पड़ेगा,
फिर उस जो कर्ज को लिया है उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट भी हमारे लिए बर्डनफुल हो जाएगा। अल्टीमेटली ये साइकिल चलती जाएगी और हम जो है मतलब इस कंडीशन में आ जाएंगे कि अब नहीं हो सकता, ठीक है। बस वैसा ही कुछ यहाँ पर होगा। All right, so except of few public enterprises, the overall performance was very disappointing. कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेस तो अच्छा वर्क कर रहे थे बट सिर्फ कुछ ही कर रहे थे, बाकी सब जगह जो है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वाला क्या था, सिचुएशन हमें देखने को मिला था। The huge losses incurred by the good number of public sector enterprises, the government recognized the need for making necessary reforms, ठीक है। ऑल्सो एक और चीज, पब्लिक सेक्टर को कौन ओन कर रहा है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज बनाना, पूरी जो है लीडरशिप काइंड ऑफ वाला जो काम है वो उनका काम है। गवर्नमेंट का काम जो है वो ये वाले नहीं है कि वो जो है लाइक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को समझे, कैसे एक कंपनी चलाई जाती है उसको देखे, तो अल्टीमेटली वो वहां पर भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा जो है वर्क के बीच में जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है कि अभी वो एक्सपर्ट उसमें है और इसमें जो है वो उतना नहीं परफॉर्म कर पाते, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से एक सेक्टर से समझ में आया कि नहीं रिफॉर्म्स की जरूरत है, पब्लिक सेक्टर से पूरा नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा प्राइवेट के हैंड्स में देने की जरूरत है, थोड़ा ओपन ऐप, थोड़ा जो है फ्री बनाने की जरूरत है चीजों को, ठीक है। देन डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि बेसिकली हम लोगों ने अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, राइट। दैट इज आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, कितना इंपोर्ट कर रहे हो, उसके बेसिस पर आपके एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यूज मिलाकर जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सिंपलेस्ट, अगर सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोलूं तो क्या है कि आपका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यूज है, या फिर हम बोले जो इनकम और जो आपके पेमेंट्स है, उनका जो पूरा एक सिस्टम होता है या उनकी जो पूरी एक हमारे पास में रिकॉर्ड होता है, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो देखने को मिला, दैट इज हमारे जो पेमेंट्स है वो बहुत ज्यादा राइज हो गए एंड हमारी इनकम्स जो है वो नहीं थी, ठीक है। तो ये जो इनकम और पेमेंट के बीच का जो ग्लिच है उसकी वजह से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अराइज हुए, ठीक है, उसमें हमें डेफिसिट देखने को मिला। ऑल्दो हम लोगों ने पढ़ा था अपने लास्ट वाले चैप्टर में कि गवर्नमेंट ने कौन सी पर्टिकुलर पॉलिसी को यूज किया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को, राइट, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने ये बोला था कि इंपोर्ट्स नहीं करना है, इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, बट येट इंपोर्ट्स हो रहे थे, हाई टेरिफ लगाए गए, उस हाई टेरिफ के बाद भी जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स कंट्रोल नहीं हुए, ठीक है। तो इंपोर्ट्स हो रहे हैं और हाई टेरिफ्स लगा दे तो अल्टीमेटली हमें ही ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो यहां से जो है हमारे पेमेंट्स बढ़े। दूसरी चीज, हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो इतने हाई क्वालिटी के नहीं थे जितने फॉरेन मार्केट में अवेलेबल थे। तो एक जो कस्टमर है वो तो उसी को लेगा जिसमें ज्यादा क्वालिटी मिल रही है, प्लस हमारे गुड्स जो है वो कॉस्टलियर थे एज कंपेयर टू दी मशीन मेड गुड्स जो कि फॉरेन सेक्टर में अवेलेबल थे। तो अकॉर्डिंगली हमारे गुड्स की जो है फॉरेन में इतनी डिमांड नहीं थी, तो एक्सपोर्ट इतना हो नहीं रहा था, और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था तो इनकम का जो सोर्स था वो रुका हुआ था, ठीक है, या बहुत ही कम था। तो अल्टीमेटली आप जो है इंपोर्ट करते जा रहे हो, उसकी वजह से आपके पेमेंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपका एक्सपोर्ट कम है तो आपकी जो इनकम है वहां से दैट इज व्हाट वेरी लेस, ठीक है, वहां से जो रिसीट्स है दे आर वेरी लेस। तो इसी की वजह से क्या हुआ, इसी की वजह से जो है ये पर्टिकुलर जो है क्राइसिस स्टार्ट हुआ, दैट इज जो है आपका डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब इसकी वजह से भी क्या हुआ कि हमारे खर्चे बढ़ गए, अल्टीमेटली आपको लोन्स एंड ऑल लेना पड़ेगा, फिर वही इंटरेस्ट एंड ये सब कुछ, ऑलराइट, क्योंकि अगर आपके पास में इनकम आती रहेगी तो ही आप इन एक्सपेंडिचर्स को या इन पेमेंट्स को जो है प्रॉपर्ली इनकर कर सकते हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ेगी। और वही चीज जो है वो इंडिया के साथ में हुई थी 1991 के टाइम पर, हालांकि ये कुछ उसी टाइम पर नहीं हो गई थी, दिस वाज लाइक पूरा चलता हुआ आ रहा था, लेकिन वो एक्चुअली में हमें देखने को कब मिला, उस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। Deficit in BOP arises when foreign payments for imports exceed foreign receipts from exports, ठीक है। Even after imposing heavy tariff and fixing quotas, there was a sharp rise in imports. There was slow growth of exports due to low quality and high prices of Indian goods in the international markets, ठीक है। तो वही सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, उसी का जो है यहाँ पर आप लोग नोट्स देख सकते हो। Then comes the inflationary pressure. इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब कि जो प्राइसेस हैं वो काफी हाई थे हमारी
कंट्री में, ठीक है, इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा था, महंगाई जो है वो हमें देखने को मिल रही थी. So there was a consistent rise in the general price level in the economy due to increase in money supply and shortage of essential goods. ठीक है, इन्फ्लेशन जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो एक हद से ज्यादा लेवल पर बिल्कुल भी सही नहीं होता है. ठीक है, देन फिर वो बताता है कि आपकी इकोनॉमी में चीजें सही नहीं चल रही है, इसलिए इतना जो है इन्फ्लेशन हो रहा है. बेसिकली जो इन्फ्लेशन या जो प्राइस है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है, डिमांड और सप्लाई से. अगर ये एक सही लेवल में होंगे दोनों तो इन्फ्लेशन वाली कंडीशंस क्रिएट नहीं होगी. लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए तो फिर जो है इन्फ्लेशन क्रिएट होगा. एंड दिस थिंग विल शो कि आपके कंट्री में सप्लाई तो हो ही नहीं रहा है. सप्लाई नहीं हो रहा है इसका मतलब कि आपकी कंट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है, और फिर सारी चीजें जो है वो अराइज होने चालू हो जाती है. ठीक है, अब अल्टीमेटली जो है मनी सप्लाई में इंक्रीज हुआ. मनी सप्लाई को भी हम लोग पढ़ चुके हैं इन मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर. ठीक है, तो मनी सप्लाई में इंक्रीज मतलब जो है मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ, लोगों के पास में पैसा आ गया. अब लोगों के पास में पैसा आ गया है तो वो जो है वेरियस गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन गुड्स तो है ही नहीं. ठीक है, तो वहां से क्या हुआ कि वो सप्लाई नहीं आने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. सेकेंड चीज, जो एसेंशियल गुड्स हैं उनकी शॉर्टेज जो है वो हमें देखने को मिली. दैट इज कंप्लीटली जो है एक डिजायर्ड लेवल ऑफ जो है प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था. इसके लिए इन्फ्लेशनरी जो कंडीशंस है वो क्रिएट हो रही थी. ठीक है, देन फॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. बेसिकली देखो क्या हो रहा है, हमारे जो इंपोर्ट्स हैं दे आर हाई देन आर एक्सपोर्ट्स. राइट, इंपोर्ट्स क्या है आपके एक्सपोर्ट्स से हाई है, कुछ ऐसा लिख दूं मैं, इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स. ठीक है, अब अल्टीमेटली हमारा जो पेमेंट है वो किससे ज्यादा है, वो हमारे रिसीट से ज्यादा है. अगर मान लो ये गैप बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन्ड है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब कि आरबीआई के पास में जो है फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बना हुआ है कि हाँ उनके पास में जो है फॉरेन एक्सचेंज है कि जब भी जरूरत पड़ेगी वो उसको यूज कर सकते हैं. फॉरेन एक्सचेंज इन द सेंस फॉरेन करेंसीज. ठीक है, अब अगर पेमेंट ज्यादा है रिसीट कम है तो अब क्या होगा कि इसको पेमेंट को करने के लिए पैसा तो लगेगा ना, फॉरेन एक्सचेंज की तो जरूरत लगेगी. तो ये कहां से आएगा, फिर जो रिजर्व है उसी से हम लोग इसको जो है क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं. अगर रिसीट्स आते रहता तो एक साइड से पैसा आ रहा है और उसको हम देते जा रहे हैं तो वो बैलेंस होता, लेकिन यहाँ पर रिसीट्स तो है ही नहीं और जो है आपके पेमेंट्स हैं. तो अल्टीमेटली ये क्या क्रिएट हुआ, यहाँ से क्रिएट हुआ कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो फॉल हो रहा है हमारे पास में. ठीक है, तो अब जो है हमारे पास में इस पर्टिकुलर कंडीशन पर थे कि अब हमारे पास में जो है पैसे नहीं बचे थे कि हम जो है 2-3 दिन से ज्यादा के जो इंपोर्ट्स हैं उनको क्या कर पाए, उनको जो है कंप्लीट कर पाए, उनका एक्सपेंडिचर हम बेयर कर पाए. तो फिर अब 2-3 दिन के बाद में क्या होगा, राइट, वही दिक्कत आई कि 2-3 दिनों के बाद में क्या होगा, इकोनॉमी को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते. जो श्रीलंका में हुआ वो तो हमें करना नहीं है. ठीक है, हालांकि श्रीलंका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फेज पर पहुंच गई, उसके बाद में उन्होंने भी जो है वेरियस अब जो है लाइक इधर उधर से हेल्प लेकर क्या किया है कि वापस वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वैसा ही कुछ हो सकता था कि हम भी बिल्कुल जो है फॉल हो सकते थे, लेकिन थोड़ा सा जो है टाइम से समझ गए और चीजों को क्या कर लिया, ठीक कर लिया गया. ठीक है, so foreign exchange reserve declined to a level that was not adequate to finance imports for more than 2 weeks. ठीक है, तो 2 वीक से ज्यादा, 2 हफ्तों से ज्यादा का जो है इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने का पैसा नहीं था हमारे पास में. एंड टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी पेड टू इंटरनेशनल लेंडर्स. अब देखो ये जो कंडीशन है ना, ये जो आपकी 1990 वाली कंडीशन, 1991 वाली कंडीशन है, उसके पहले मैंने बोला कि ये रातों रात नहीं हो गई, उसके पहले से चीजें चलती हुई आ रही थी. तो जब पहले से चीजें चलती हुई आ रही थी, गवर्नमेंट को भी लगा ठीक है हो जाएगा ठीक, थोड़े बहुत एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं छोक के, थोड़ा बहुत लोन लिया गया, फिर लोन पे लोन पे लोन पे लोन होते जा रहे थे. ठीक है, अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ लोन इज नॉट अ लाइक बहुत बड़ी चीज, लेकिन उस पर इंटरेस्ट पेमेंट इज बहुत भारी चीज. ठीक है, बहुत ही बर्डनफुल चीज होती है वो. तो अकॉर्डिंगली जो है वो सर्कल में क्या होते जा रहे हैं, फंसते जा रहे. ठीक है, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ऐसी कंडीशन आ गई कि अब जो है कोई भी जो लेंडर है वो हमें मनी लेंड करने के लिए रेडी नहीं था. क्यों नहीं था, क्योंकि उसको दिख रहा था कि अगर इधर मनी लेंड किया तो अभी भरोसा नहीं है कि ये पैसा हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज कंडीशन जो है वो सभी को दिख रही थी. ठीक है,
तो अल्टीमेटली अब सारी जगहों से जो है हमारे जो रोड्स है वो ब्लॉक होते जा रहे थे, ठीक है, जो हेल्प हमें मिल सकती थी उसके जो रोड्स है वो ब्लॉक होते जा रहे थे। देन ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स, वही चीज जिसके बारे में बात कर रही हूँ कि लोन हमने ले रखे थे, जितना हम ले पा रहे थे उस पर जो है लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करना, प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट तो चलो ठीक है होगा जब होगा, इंटरेस्ट पेमेंट भी बहुत भारी चीज थी, तो अकॉर्डिंगली ये जो है बर्डन जो था किस चीज का, डेट्स का, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। सो द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वाज मच हायर देन रेवेन्यू. As a result, government had to borrow money from the banks, public and from international financial institutions. तो एक जो इंसान जब बहुत ज्यादा कर्ज में डूब जाता है ना तो उसकी हालत अलग ही हो जाती है। तो अब पूरा नेशन जो है वो कर्ज में डूबा हुआ था, ठीक है। तो अब जो है पूरे नेशन की हालत यू कैन लाइक जस्ट इमेजिन, हम लोग तो नहीं थे उस टाइम पर लेकिन यू कैन इमेजिन, ठीक है। Then inefficient management. So the origin of financial crisis can be traced from the inefficient management of the Indian economy. रातों रात नहीं हुआ सब कुछ, एक वो जो है पूरा चलता हुआ आ रहा था, एक लंबे टाइम का जो है ये रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो इंडियन इकोनॉमी को जो है मैनेज करने में थोड़ी जो है गलतियां की गई, कुछ जो है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से क्या हुआ है, रिफॉर्म्स को लेकर आना पड़ा था, ठीक है। जहां पर कुछ फर्स्ट स्टेप चीज समझ में आई, अगर वहीं पर प्रॉपर स्टेप्स ले लिए जाते तो शायद रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बट वो चीजें नहीं हुई तो अल्टीमेटली रिफॉर्म्स को जो है लेकर आना पड़ा था। फिर द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज सच एज टैक्सेशन, रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ईटीसी। देखो गवर्नमेंट का ना रेवेन्यू होना बहुत जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत करती है, तो उस एक्सपेंडिचर को जो है कंपीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए प्रॉपर रेवेन्यू की जरूरत है। लेकिन उस टाइम पर रेवेन्यू नहीं हो पा रहा था उनका उतना, ठीक है, वो जो है बहुत ज्यादा नहीं अर्न कर पा रहे थे टैक्सेस से या जो है उनके जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है इनसे। ऑल राइट, तो वही चीज, रेवेन्यू है नहीं, एक्सपेंडिचर है तो दिक्कतें तो आएंगी, ठीक है। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर began to exceed its revenue by such large margins that it became unsustainable. थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर ज्यादा हो ना तो वो क्या किया जा सकता है, वो थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब मार्जिन बढ़ता ही जा रहा है कि मान लो इनकम है हमारी 0, ठीक है, और हम एक्सपेंस कर रहे हैं 20,000 पर मंथ का, तो ये गैप इज वेरी ह्यूज, ठीक है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर थे वो और जो रेवेन्यू थे उनके बीच का जो गैप था वो इतना वास्ट होता जा रहा था कि वो जो है अनसस्टेनेबल बन चुका था, ठीक है। एट टाइम्स द फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज स्पेंट ऑन मीटिंग कंजम्पशन नीड्स। ये तो बहुत ही भारी चीज हो जाती है कि आप मतलब गवर्नमेंट जो है वो लोन ले रही है और लोन लेकर उस मनी को यूज किया जा रहा है कंजम्पशन नीड्स को फुलफिल करने में, जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस है उनको फुलफिल करने में। तो इट क्लियरली शोज कि अगर आप आपकी जो है रोजी रोटी के लिए जो है आपके पास में पैसा नहीं है तो आप बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में हो, राइट। सो दैट इज द थिंग कि अगर आपको कंजम्पशन नीड्स के लिए जो है लोन लेना पड़ रहा है तो दैट क्लियरली शोज कि आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में जा रही है। अगर मान लो हम लोन लेते हैं और उसको हम जो है लगाते हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में तो दैट इज लाइक एक्सेप्टेबल कि ठीक है आपने जो है किसी कैपिटल गुड का जो है कंस्ट्रक्शन किया है या उसको बनाने में जो है आपका पैसा लगा है, ठीक है। देन ये तो है हमारे क्या वेरियस रीजंस कि क्यों जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी, या हम ये बोले कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है उनका रूट कॉज क्या था वो चीज हमने देखी। नाउ आते हैं द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो क्या थी, क्यों आई, कैसे आई, इस चीज को समझते हैं। So from 1980s, financial crisis originated because of insufficient or you will say inefficient management of the Indian economy. 1980s से जो है ये स्टार्ट हो गया था, दिखना स्टार्ट हो गया था, तो मतलब उसके पहले थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ हो रहा होगा, ठीक है। So to implement various policies and run the administration, government requires fund. बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट के पास में अगर पैसा नहीं होगा तो ये समझ लो कि कंट्री के पास में नहीं है और कंट्री के खर्चे नहीं चलने वाले अब, ठीक है। तो जो है वेरियस जो भी पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसे चाहिए, ठीक है।
So this fund is generated from sources like taxation, running of public sector enterprises, etc. When expenditure is more than income, the government borrows to finance the deficit from banks, people within the country and from international financial institutions. ठीक है, तो अगर जो है एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है इनकम से तो गवर्नमेंट बोरो करती है, बैंक से बोरो कर रही है, जनरल पब्लिक से भी बोरो कर सकती है। जनरल पब्लिक से कैसे बोरो करेगी? गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को सेल आउट करके जनरल पब्लिक से पैसे ले लेती है। ठीक है, सो दैट इज द थिंकिंग, जनरल पब्लिक से भी जो है गवर्नमेंट बोरोज एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उनसे गवर्नमेंट क्या कर रही थी? बोरो कर रही थी, ताकि उनका जो डेफिसिट है, दैट इज जो ये लॉस हमें देखने को मिल रहा है कि एक्सपेंडिचर्स हाई और जो है आपका रेवेन्यू कम है, इस डेफिसिट को फाइनेंस कर सके। ठीक है, दैट इज इस डेफिसिट के लिए जो है पैसे मिल सके। ऑल राइट, now development policies required the government to use their already low resources to meet challenges like unemployment, poverty and population explosion. ठीक है, इंडिपेंडेंस मिला 1947, ऑलरेडी इकोनॉमी बहुत बुरी कंडीशन में थी। 1951 में 5 ईयर प्लान्स जो है वो बनाए गए। ठीक है, स्टार्ट किया गया वहां से, तो वेरियस प्लान्स वगैरह बनाए गए। क्या चीज सोची गई कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करना है, पावर्टी को कम करना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इकोनॉमी को ग्रो करवाना है। अब इसके लिए सबसे ज्यादा खर्चा किसको करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल गवर्नमेंट को जो है जो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाना पड़ेगा। अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में पैसा लगेगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कम किया जा सकता है। ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है मतलब कि उनको वेजेस पे करना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट जो है वो वेजेस पे करेगी, गवर्नमेंट का तो खर्चा ही हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद में पॉपुलेशन एक्सप्लोजर, बहुत ही मेजर चीज थी। इतना ज्यादा पॉपुलेशन है या इतना जो है ज्यादा पॉपुलेशन थी कि उसको मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इन सब के लिए फंड्स चाहिए, बिना पैसों के नहीं होने वाला है। इनके लिए क्या चाहिए? फंड्स की जरूरत थी। ठीक है, और फंड्स कौन लगाएगा? कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लगाएगा? नहीं लगाएगा। आज के डेट में भी बहुत ही रेयरली ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के उससे काम कर रहे हैं। सब लोग अपने आप का प्रॉफिट देखते हैं। देयर आर लाइक मेनी एनजीओज जो कि एनजीओ बने हुए हैं, या फिर हम ये बोले कि देयर आर मेनी लाइक बिग जो रिच पर्सन है, वो अपना जो है पैसा कहां पर जो है सेंड करते हैं एनजीओज एंड ऑल में, ताकि कुछ काइंड ऑफ टैक्सेस बच सके। लेकिन वो किसके लिए किया है? उनने वेलफेयर के लिए नहीं किया है, खुद का टैक्स बचाने के लिए किया है। तो अल्टीमेटली जो वेलफेयर है ना, उसके लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं आते हैं, प्राइवेट लोग नहीं आते हैं, वो गवर्नमेंट को ही करना होता है। तो गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं कर लेगी, हर एक चीज का पैसा लगता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट अपनी जो जनरल पब्लिक है उससे अगर पैसा नहीं ले रही है तो गवर्नमेंट को खुद को पे करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो पे करना पड़ेगा, राइट। सो इन सब के लिए फंड्स की जरूरत होती है। ऑल राइट, और ये यहाँ पर वेरियस फंड्स लगाने के चक्कर में क्या हुआ? एक्सपेंडिचर बढ़ गए गवर्नमेंट के, और रिसीट्स का कोई अता पता नहीं था, मतलब कुछ खास अता पता नहीं था विवुध से। ठीक है, अब उस टाइम पर इतना तो जो है हमारा इंडस्ट्रियल बेस भी नहीं बना था कि आपको जो है बहुत ज्यादा टैक्सेस एंड ऑल मिल जाए गवर्नमेंट को। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर बेस्ड जो है आपकी इकोनॉमी थी। मेजरली अगर हम लोग देखें तो फार्मर्स पर टैक्सेस लगाए नहीं जाते हैं। तो ये सब कुछ जो है क्या क्रिएट हुआ कि गवर्नमेंट के जो है रिसीट्स तो हो नहीं रही, एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, so in the late 1990s government expenditure began to exceed its revenue by large margin। पहले ये थोड़ा था, लेकिन वो होता है ना कि थोड़ा करके बहुत ज्यादा हो जाता है। बस वही चीज हुई कि 1990s लेट 1990s में जो है गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर और जो रिसीट्स थी उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो गया। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जो है गैप हमें देखने को मिलने लगा। मीटिंग द एक्सपेंडिचर थ्रू बोरोइंग बिकेम अनसस्टेनेबल। बोरोइंग के थ्रू एक्सपेंडिचर को मीट करना हमेशा से ही अनसस्टेनेबल है। दैट मीन्स वो आपका जो है ना बहुत ऐसा परमानेंट वाला इलाज नहीं होता है, परमानेंट वाला सोल्यूशन नहीं है। अनसस्टेनेबल क्यों है? आपने आज लोन ले लिया, ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट के लोन के जो अमाउंट से ये भी सुनना 1 मिलियन 1 बिलियन ये इस टाइप से। ठीक है, वो 10-500 रुपए के जो है ना ये नहीं लेते हैं, लोन्स नहीं लेते हैं, 1-8 लाख के लोन्स नहीं लेते हैं, उनके लोन्स आर बिग लोन्स। ठीक है,
तो अकॉर्डिंगली उस पर इंटरेस्ट बहुत हाई होगा। बहुत हाई इन दी सेंस कि अगर उस पर आप 1% का भी इंटरेस्ट लगाओगे तो 1% भी अगर देखा जाए तो बहुत पे करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट अपने आप में मान लो 1 लाख का हो गया तो ये बहुत ही लाइक वी वुड से कि बहुत ही ज्यादा बर्डनफुल हो गया। अब प्रिंसिपल अमाउंट को पे करना, रीपे करना ना इतना बड़ा स्ट्रगल नहीं होता जितना बड़ा स्ट्रगल किसका होता है, आपका इंटरेस्ट पेमेंट का होता है। गवर्नमेंट लोन्स लेती है वो हाई टाइम ड्यूरेशन के लोन्स लेती है, 10 साल की मैच्योरिटी, 20 साल की मैच्योरिटी, 50 साल की मैच्योरिटी, इस बेसिस से जो है लोन लिए जाते हैं। लेकिन इंटरेस्ट का थोड़ी ना मैच्योरिटी होता है, इंटरेस्ट तो आपको जो है पर एनम या जो है मंथली, जैसा भी जो भी पर्टिकुलर टर्म्स है उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है बहुत ही ज्यादा भारी होता है और प्रिंसिपल अमाउंट इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी मैच्योरिटी बहुत हाई रखते हैं हम लोग, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये बोरोइंग्स के थ्रू जो है आपके एक्सपेंडिचर्स को मीट करना बिल्कुल भी सस्टेनेबल चीज नहीं है और बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स को तो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। ये आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते हो कंप्लीटली, ठीक है। एक टाइम के बाद में आपका सिचुएशन पॉइंट आ जाएगा कि अब आपको कोई भी बैंक जो है वो लोन वोन नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? बैंक बोलेगी भैया आपने ऑलरेडी इतना लोन लेके रखा है, आप इतना वापस कर पाओगे? उन्हें भी तो अपने जो है पैसों की चिंता है। तो अकॉर्डिंगली सेम गोज है यार, गवर्नमेंट पर भी एक टाइम तक भरोसा किया जाएगा कि हाँ ठीक है इंडियन गवर्नमेंट इतना पे कर देगी, लेकिन एक लिमिट है कि इतना तक ही हम लोग देंगे, इससे ज्यादा कोई भी नहीं प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। सो बस वही चीज यहाँ पर होगी। ऑलराइट, सो प्राइसेस ऑफ मेनी एसेंशियल गुड्स रोज शार्पली, दैट इज इन्फ्लेशन, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़कर आए। इंपोर्ट्स ग्रू एट अ वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स तो हो नहीं रहे थे हमारे। रीजन बीइंग कि हमारे गुड्स इतने अच्छे नहीं थे कि वो जो है फॉरेन गुड्स से compete कर सके, हाई क्वालिटी भी नहीं थी उतनी हमारे पास में, प्लस हमारा जो कॉस्ट था दैट वाज हाई, ठीक है, बिकॉज मशीन मेड गुड्स जो है वो क्या थे, वो लो प्राइस के थे, ठीक है। Then foreign exchange reserves declined to a level that was not adequate to finance imports for more than 2 weeks. ये एक बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग हो जाता है कि 2 वीक से ज्यादा का आपके पास में अब पैसा ही नहीं बचा है, ठीक है। अब कोई आपको बोल दे कि आपके पास में जितना पैसा है वो सिर्फ आगे आने वाले 10 दिन में ही काम आ सकता है, अगर अब आपकी कुछ रिसीट नहीं हुई तो 10 दिन के बाद में आप क्या करोगे वो आप जानो, राइट। तो बस वही चीज कुछ यहाँ पर, ठीक है। सो नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वाज विलिंग टू लेंड इन इंडिया, और क्यों, तो उन सब के रीजंस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि क्यों जो है कोई भी अब रेडी नहीं था या अब विलिंग नहीं था कि वो जो है इंडिया को मनी लेंड करे, ठीक है। Then India approached International Bank for Reconstruction and Development, that is IBRD, popularly known as World Bank, and the International Monetary Fund, that is IMF, and received $7 billion as loan to manage crisis. अमाउंट याद रखना, ठीक है। बेसिकली अब जब सारी जगहों से हमारे जो है रास्ते ब्लॉक हो गए तो फिर इंडिया कहाँ गई, IMF और वर्ल्ड बैंक के पास में गई, ठीक है, एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। अब ये टर्म्स आई होप सो कि आपको जो है ना थोड़े फेमिलियर लग रहा है। मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा है हम लोगों ने, कमर्शियल बैंक का लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कौन है, RBI, ठीक है, सेंट्रल बैंक होती है। सेम वे में अब यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सारी जगहों से देख लिया, उन्हें नहीं लोन मिल पा रहा है, नहीं जो है कोई हेल्प कर पा रहा है, अब तो फिर वो फाइनली कहाँ गई, IMF एंड वर्ल्ड बैंक के पास में गई, ठीक है। उन्हें जाकर बोला कि भैया हमें जरूरत है, प्लीज डू लेंड अस नाउ। इन्होंने मनी लेंड कर दिया, कितना किया, $7 बिलियन जो है ये मनी दे दिया कि ठीक है आप अपनी इकोनॉमी को क्या करो, रिवाइव करवाओ। अब देखो एक सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, ये जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये क्रिएट ही इसलिए हुए कि कहीं पर भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो ये उसको रोक सके, लोगों को हेल्प कर सके, जिन कंट्रीज को असिस्टेंस की जरूरत है वो प्रोवाइड कर सके, जहां पर भी इकोनॉमी या मॉनेटरी सिस्टम में कुछ गड़बड़ लग रहा है उस चीज को वो ठीक कर सके, ठीक है। तो ये जो है ये लोन्स एंड ऑल जो प्रोवाइड करते हैं बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड नहीं करते, जो है इंटरेस्ट रेट इनका लो रहेगा। नाउ ये अगर लोन दे रहे हैं तो क्या ये ऐसे ही दे देंगे कि अच्छा ठीक है जाओ ले जाओ, ये अश्योर करेंगे कि इनका जो पैसा है वो सही जगह पर लगे और सही मैनर में यूज किया जाए। तो इसके लिए IMF और वर्ल्ड बैंक ने बोला कि ठीक है वील प्रोवाइड यू लोन, ठीक है, बट कुछ कंडीशंस है, और वो कंडीशंस क्या है, LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये कंडीशंस उन्होंने रखी कि आपको लोन चाहिए है, आप लोन लो, लेकिन आपकी इकोनॉमी को लिबरल बनाओ,
प्राइवेटाइज करो उसे और उसे ग्लोबलाइज करो, ठीक है। ये अगर आप मानोगे तो आप ये लोन ले सकते हो, अदरवाइज लोन इज नॉट फॉर यू। नाउ इंडिया के पास में कुछ और ऑप्शन था भी नहीं। एंड दूसरी चीज की ये सारी चीजें जरूरी भी हो गई थी, ठीक है। अगर ये सब कुछ पहले ही हो गया होता, अगर हमारे जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें पहले ही समझ में आ गया होता और वो अगर ये रिफॉर्म्स पहले ही कर चुके होते तो शायद जो है इस कंडीशन में इंडिया पहुंचती नहीं, ठीक है। लेकिन वो नहीं हुए तो फिर जो है उसके बाद में किए गए कि अब जो है इसको क्या किया जाए, अब जो है इन्हें थोड़ा ओपन अप बनाया जाए, फ्री जो है वो मतलब थोड़ा सा जो है फ्रीडम लेकर आया जाए, दैट इज लिबरलाइज, प्राइवेटाइज करो और ग्लोबलाइज करो, ठीक है। So for availing the loan, these international agencies expected India to liberalize and open up the economy by removing restrictions on the private sector. प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस को हटाओ, दैट इज जो है प्राइवेटाइज करो थोड़ा, ठीक है। उसके बाद में रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज, दिस इज बेसिकली आपका प्राइवेट सेक्टर। इधर जो एक्सेस में लाइसेंसिंग ऑन ऑल पर जो वो लगा के रखे थे, इंडस्ट्रीज पर जो वेरियस लाइसेंसिंग लगा कर रखी थी उसको हटाने की बोला गया। एंड रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, हाई टेरिफ्स एंड कोटास जो थे उसको हटाओ, ठीक है। दैट इज लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज। इंडिया एग्रीड टू द कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF एंड अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। तो इंडिया ने इनकी बात मानी और जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को अनाउंस कर दिया, ठीक। The new economic policy, that is NEP, was announced in July 1991. The main aim of the policy was to create a more competitive environment in the economy and remove the barriers to entry and growth of the firms, ठीक है। तो जो इनका मोटिव था वो क्या था कि थोड़ा कॉम्पिटेटिव जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। जब कंपटीशन आता है ना तो ग्रोथ अपने आप साथ में आती है, जहां पर कंपटीशन नहीं है ना वहां पर कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो कंपटीशन जो है वो थोड़ा क्रिएट किया गया, उसकी वजह से जो है जो वेरियस फर्म्स हैं, जो इंडस्ट्रीज है, उन्हें compete करने का मौका मिलेगा, दे विल ग्रो, ठीक है। वो उतना अच्छा जो है क्वालिटी, वो उतनी अच्छी जो है चीजें प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज अब यहाँ पर कंपटीशन वाली बात आ गई और सबको जो है कंपटीशन में जीतना अच्छा लगता है, राइट। आप सभी को भी जो है कंपटीशन में जीतना ही अच्छा लगता है। नो वन वांट्स कि हाँ मैं तो फेल हो जाऊं, अगर फेल ही होना होता है तो कंपटीशन में एंटर ही नहीं करते हैं हम, राइट। The new economic policy can be broadly classified into two kinds of measures. दो kinds of measures जो है इसमें आए, एक था stabilization measure, एक था structural reform measure, ठीक है। अब देखो उस टाइम पर इकोनॉमी क्या थी, हाईली जो है इनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा जो है इनस्टेबल इकोनॉमी वी वर एक्सपीरियंसिंग। तो सबसे पहले तो जरूरी था कि इकोनॉमी को स्टेबल करो, क्योंकि जब थोड़ी इकोनॉमी स्टेबल होगी तभी सारी चीजें जो है वो हो सकेगी प्रॉपर्ली, ठीक है। तो कुछ स्टेबलाइजेशन मेजर्स रखे गए, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। जैसा इकोनॉमी चल रहा है ना उसकी पॉलिसीज को चेंज करो, जिस मैनर में चल रही है वो सही नहीं है, उसमें थोड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो उनमें कुछ रिफॉर्म्स जो किए गए, दैट इज बेसिकली आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो है वो मेनली हम बोलेंगे कि ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, जिनकी हेल्प से ये हो सकता है कि जो इकोनॉमी जिसमें हाईली इनस्टेबिलिटी मेंटेन्ड है अभी, वो थोड़ी स्टेबल हो सके और लोगों को थोड़ा भरोसा आ सके कि हाँ ठीक है, नाउ वी कैन लाइक कम अप, ऑलराइट, नाउ वी कैन रिवाइव, ये पर्टिकुलर चीजें। So correcting weaknesses of the balance of payment by maintaining sufficient foreign exchange reserves and controlling inflation by keeping the rising prices under control. Inflation को control करा stabilization measures में, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ज्यादा हमें जो है डेफिसिट देखने को मिल रहा था उसको थोड़ा क्योर करने की कोशिश की गई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करके, ठीक है। देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर, सो दीज रिफर्स टू लॉन्ग टर्म मेजर्स व्हिच एम एट improving the efficiency of the economy and increasing international trade by removing the rigidities in various segments of the Indian economy, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड ऐड कर लो, जो है इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करो कि इंक्रीज करो, जो भी वेरियस रिजिडिटीज फंसा के रखी थी, ठीक है, दैट इज जो है टेरिफ, कोटास, ये सारी चीजें, उसको थोड़ा कम करो, उसको थोड़ा ओपन अप करो, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर थे। तो अगर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स में बोले तो ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, ये उसी का पार्ट रहेंगे, ठीक है। और बाकी जो है आपके स्टेबलाइजेशन में
वहीं पर जो शॉर्ट टर्म में जो चीजें की जा सकती थी वो की गई थी। ऑल राइट, सो बेसिकली हमें इन तीनों को पढ़ना है। दैट इज मेन पॉलिसीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, रिमूवल्स हटाए गए, एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, एंड ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली इकोनॉमी को इंटीग्रेट करो विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। सो रिफर्स टू इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ऑल राइट, आई गेस इतनी सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, इसे हम लोग देखेंगे अपने पार्ट 2 में। यहां तक की चीजें आई गेस आप लोगों को क्लियर है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर CUET के जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो, और एनरोल करने के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी V, SAKSHIV। इसके अपार्ट अनअकैडमी पर जो है डेडिकेटेडली ह्यूमैनिटीज के भी बैचेस जो है वो चल रहे हैं। फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन बैचेस की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगेन इन बैचेस में एनरोल करने के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी V, SAKSHIV, जिसके थ्रू आप लोगों को जो है मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। एंड डू एनरोल इन दीज कोर्सेज, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस आउट मत करो, ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे ज्वाइन करें, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कौन सा वीडियो कब आने वाला है, कौन से एजुकेटर आपका कौन सा वीडियो कब लेकर आएंगे, किस टाइम पर, ये सारी चीजें। आई होप सो कि इस पार्ट में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है ये सभी कुछ जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। थैंक यू।